स्टार्ट करें जो कि एनर्जी सोर्सेस एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एनर्जी होती क्या है और एनर्जी का सोर्स क्या होता है और एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। सबसे पहले अगर हम एनर्जी की डेफिनेशन पर आए तो एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब ये कि काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब देखिए जैसे कि हम इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है वर्क, उसके बाद एनर्जी और एनर्जी के टाइप्स, और एनर्जी के हम दो इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर सबसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब देखिए जब हम वर्क को डिस्कस करते हैं तो वर्क की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। जब हम देखें एक वर्क होता है जो आप होमवर्क करते हो, वो वर्क और जो फिजिक्स की फील्ड के अंदर हम वर्क पढ़ते हैं वो डिफरेंट होता है। जैसे आप वो काम करते हो तो जो भी होमवर्क काम करते हो तो वहाँ पर आप फोर्स भी लगाते होंगे, लेकिन वहाँ पर एक डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता। जब हम फिजिक्स की फील्ड में वर्क को समझते हैं तो वर्क को समझने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट दो फैक्टर होते हैं, एक होता है फोर्स, दूसरा होता है डिस्टेंस। अगर आप किसी भी चीज़ को फोर्स लगाओ और उसमें सब पार्टिकुलर वो डिस्टेंस कवर करें तो वो आपका बेसिकली क्या होता है, वर्क होता है। देखिए हम दो चीज़ों की प्रोडक्ट लेते हैं, एक प्रोडक्ट होती है फोर्स की, दूसरी प्रोडक्ट होती है डिस्टेंस की, तो हम उसको कहते हैं कि वर्क। अब देखिए फॉर सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स क्या करेंगे, आप ये फोर्स के कंपोनेंट बनाए तो ये आपका कंपोनेंट एक्स एक्सिस होता है, और अगर ये कंपोनेंट बनाए तो ये आपका वाई एक्सिस होता है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पढ़ा था, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। अब जैसे इसको कोई आदमी देखे फोर्स लगा रहा है तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। जब मूव करेगा तो वो अपनी पोजीशन को भी चेंज करेगा, वो जाके अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो सम ये क्या करेगा, यहाँ पर बेसिकली ये आदमी क्या करेगा, सम वर्क करेगा जो कि फोर्स अप्लाई करने से साधन की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पर आगे मूव करेगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, कुछ वर्क होगा। तो इसी को हम वर्क कहते हैं। अब देखें एक और वर्क की सिंपल डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें, अगर फार्मूले के मुताबिक द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क, हम इसको वर्क भी कहते हैं। अगर देखें ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमने अगर वर्क का हमने फार्मूला लिखा है ft cos थीटा। अब देखें यहाँ पर हमने cos थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम फोर्स के कंपोनेंट बनाएं तो फोर्स के कंपोनेंट दो बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वर्क बेसिकली होता है वो आपका एक्स एक्सिस की तरफ होता है। देखिए एक्स एक्सिस क्यों, क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका वर्क डन होता है या वर्क होता है वो किस एंगल की तरफ होता है, हमें पता है एक्स एक्सिस की तरफ होता है। तो हमें पता है कि जो चीज़ एक्स एक्सिस की तरफ मूव करती है तो वहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, cos थीटा यूज करते हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं कि वर्क के यूनिट के ऊपर, तो हमें पता है कि हम फोर्स का यूनिट लेते हैं वो न्यूटन, यूनिट ऑफ वर्क। हमें पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जबकि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ठीक है बेटा। तो वर्क का जो हमारे पास यूनिट आता है वो क्या आता है, न्यूटन मीटर आता है, जो कि बराबर होता है 1 जूल के। अब देखिए वर्क का यूनिट हमारे पास क्या आ गया, वर्क का यूनिट होता है जूल। अब ये अगर हम इस चीज को डिस्कस करें, जूल की अगर डेफिनेशन को डिस्कस करें या जूल किसके इक्वल होता है, तो बेसिकली जूल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, और सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है या डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर, जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। अगेन सुने बेटा, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट जाके 1 मीटर डिस्प्लेस हो या डिस्टेंस कवर करे, जो कि वर्क डन हमारे पास होगा कितना होगा, वो 1 जूल का होगा। तो ये हम चीज पढ़ते हैं इसके अंदर, वर्क के अंदर के वर्क के लिए हमारे पास दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एक होता है फोर्स, दूसरा होता है डिस्टेंस। ठीक है बेटा।
अगर वर्क की बात करें तो वर्क हमारे पास क्या होती है, वर्क हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि देखिए हम वर्क को किसी भी डायरेक्शन के अंदर, पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं करवाते। वर्क आपका एवरीथिंग होता है, कहाँ पे जहाँ पर भी आप फोर्स लगाओगे किसी भी चीज़ के अंदर डिस्टेंस कवर होगा तो वो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो हमें पता है कि अगर हम इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली वर्क को जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होती है। क्रॉस प्रोडक्ट से मुराद के लिए फोर्स हमारे पास F into D। अब हमारे पास वर्क इक्वल होता है F into D के, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के किसी भी चीज़ की अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर फोर्स हमारे पास क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो देखना आपके पास वर्क करना है, तो वर्क हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था टार्क वाले चैप्टर के अंदर, जो कि टार्क हमारे पास सेम फार्मूला होता है, जस्ट वहाँ पर एक क्रॉस डी होता है और साइन थीटा होता है। यहाँ पर हम देते हैं F डॉट डी cos थीटा, क्योंकि cos थीटा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, इसमें एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, जबकि हम क्या करते हैं टार्क को डिस्कस कर रहे थे तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, वो ऑब्जेक्ट जा रहा था साइन थीटा की तरफ, तो इसलिए हमने वाई एक्सिस की तरफ तो वहाँ साइन थीटा यूज किया। उसके बाद अगर हम एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट एनर्जी की टाइप्स होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी। अब पहले हमने काइनेटिक वर्ड को डिस्कस करना है, फिर एनर्जी की तरफ जाते हैं। तो देखिए हमने फिजिक्स के मैकेनिक्स की ब्रांच को डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर के हमारे पास एक होती है काइनेटिक, दूसरी होती है डायनामिक और तीसरी मैकेनिक्स की ब्रांच होती है स्टैटिक। अब देखिए बेटा जहाँ पर भी काइनेटिक वर्ड का आ जाए या काइनेमेटिक्स वर्ड आ जाए तो वहाँ पर हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो चीज़ क्या आती है, मोशन में होती है। तो मोशन में जो काइनेमेटिक्स वर्ड है बेसिकली इसकी स्टडी हम कहते हैं कि वो क्या है कि मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद देखिए जहाँ पर वर्ड आ जाए काइनेटिक, इट मीन्स कि यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करेंगे। क्या देखिए हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा है द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, मतलब वो चीज़ जो किसी भी चीज़ के अंदर मोशन होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होगी तो इट मीन्स कि उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मोशन होगी तो इट मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि काइनेमेटिक्स जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, मोशन। तो देखिए काइनेटिक की डेफिनेशन के अंदर भी हमने ये लिखा है एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी के यूनिट के ऊपर। हमें पता है कि कोई भी एनर्जी होती है तो उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, चाहे वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी होती है तो उसका यूनिट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होता है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले के ऊपर जो कि आपका हाफ mv²। अब आपको पता है कि यहाँ पर m क्या है, मास है, v आपकी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। अब जब हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रेटर द मास हायर द काइनेटिक एनर्जी। इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतनी उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है बेटा, जितना मास किसी भी ऑब्जेक्ट का मैसिव होगा उतनी उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी या वेलोसिटी होगी तो इट मींस कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे हमें पता है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आती है कि पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे आप डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की हम डेफिनेशन अगर लिखते
शेप और हाइट भी हम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एनर्जी की वो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी जो किसी सम पोजेस करे, किसी पोजीशन पर, किसी शेप पर या किसी हाइट पर। और पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं कि ये एनर्जी क्या होती है, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी। क्या होती है बेटा, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज के अंदर स्टोर होती है। अब देखिए हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना हाइट पर जाएगा, सरफेस से जितना हाइट पर जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें फॉर सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सरफेस से ऊपर लेकर जाते हैं यहाँ तक। जब ये ऑब्जेक्ट सम पार्टिकुलर हाइट पर जाएगा तो ये जाएगा इसके पास अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा। जब ये कोई भी चीज अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, तो इसके पास एक एनर्जी जाके यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं कि अब इसके पास ऑब्जेक्ट के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप जितना सरफेस से ऊपर जाते हो तो उसके ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है। जैसे आप देखो रूफ पर जाते हो तो किसी भी चीज़ को आप रूफ पर लेकर जाते हो, किसी हाई जगह पर लेकर जाते हो हाइट पर, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होती है, जीरो होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप हाई लेकर जाते हो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है और काइनेटिक एनर्जी उसके पास क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है बेटा, तो ये हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर चला जाए उसकी हाइट की वजह से उसके अंदर क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है और उसकी जबकि काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अब जब हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो अगेन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की भी दो टाइप्स होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सरफेस से जब ऊपर लेकर जाते हो तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको क्या लेकर जाते हैं, हम लेकर जाते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर जाते हैं। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर जाते हैं तो वो जो हमारे पास इसको क्या करती है, ग्रेविटी एक्ट करती है सम पार्टिकुलर हाइट पर। वो जो एनर्जी बेसिकली होती है वो हमारे पास एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जबकि दूसरी हमारे पास होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे पास होती है किसी भी इलास्टिक चीज के अंदर या किसी भी इलास्टिक मटेरियल के अंदर। इलास्टिक मटेरियल हमारे पास कौन से होते हैं, फॉर सपोज अगर हम स्प्रिंग की बात करें हमारे पास स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं। कैसे, फॉर सपोज अब देखिए ये स्प्रिंग है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। स्प्रिंग के पार्टिकल आपस में क्लोज हो जाएंगे। जब पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा कि उन पार्टिकल के बीच में एक एनर्जी स्टोर होगी जिसको हम कहते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम जैसे स्प्रिंग से हाथ पीछे कर देंगे तो वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग क्या करेगा, वापस आ जाएगा अपनी जगह पर। तो वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आ जाएगा। तो अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में जब वो ऑब्जेक्ट आपका पीछे की तरफ मूव करेगा। तो ये बेसिकली हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।